कभी सपने में भी आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाहेगा? सबसे पहले तो महबूबा मुफ्ती साहबा को पता होना चाहिए कि देश पीडीपी के मैनिफेस्टो से नहीं चलता। देश पाकिस्तान के खुद को एक इस्लामिक कंट्री कहता है, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की उन्होंने कत्ल करवाया है। तो ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए, फारूक साहब बेहतर बता सकते। उमर फारूक साहब को पहले तो असी डोगरे आखने शाने करने, असें जितियाँ ने जंगा कमसाने करने। हमारे गुजर बकरवाल भाइयों से बोलते हैं कि ये तो पैसे के लिए बिक जाएंगे। इतनी बड़ी शूरवीर लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठाकर रखा। बोले उनको जब फारूक साहब ने ये छींटा कशी की, जब ये कीचड़ उछाला, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मियाँ अल्ताफ़ जी का एक फ़र्ज़ बनता था कि अपनी उस कम्युनिटी के लिए खड़े होते, जिस कम्युनिटी ने आज उनको संसद में खड़ा किया है। लेकिन मियाँ अल्ताफ़ जी के मुखारविंद से एक लफ्ज़ भी अपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए नहीं निकला। ये बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि भाई साहब कांग्रेस की सपोर्ट करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करो, 370 की सपोर्ट करो। आप खुद सोचिए कि इस कांग्रेस और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ तो ये लोगों का कितना भला चाहेंगे। देश कानून से चलता है और देश का कानून जो सोचेगा वही चलेगा। मेरे कहने से, महबूबा मुफ्ती जी के कहने से नहीं चलेगा। देखो 370 बड़ी चीज़ों की जड़ें थी, केवल टेररिस्टों की नहीं, बड़े लोगों की जड़ें थी, और वो जड़ें उखाड़ के फेंक दी। तभी तो अभी आप देखें 5000 वोटों से एमएलए बनते थे, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बना करते थे। अब जब लाखों वोट लेने की बार आए तो फिर उमर साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती से। बड़ी चीज़ों की मुझे समझ नहीं आती कि उमर साहब को इतनी फ्रस्ट्रेशन किस बात की, और टोप उतारने के बाद भी अगर उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गांदरबल के लोग उन्हें वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, और जाके बड़गाम में उन्होंने अब आगा रऊला का हाथ थामा है, तो उमर साहब इसके लिए काम करना पड़ता है। 50-60 साल से अगर आपने कुछ किया होता तो आपको ना तो टोप उतारने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको इस तरह की बातें करने की ज़रूरत पड़ती। काम करें, इसी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कम से कम मोदी जी से कुछ तो सीखो। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं, जहां एक तरफ असेंबली इंतखाबात का लगातार जम्मू कश्मीर में दौर चल रहा है, वहीं सियासी लीडर जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद, उमर अब्दुल्ला, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को आपने एसटी देनी थी तो 10 साल आपने हुकूमत के इलेक्शन के वक्त ही आपने पहाड़ियों को एसटी क्यों दी? फारूक साहब को पहले तो असी डोगरे आखने शाने करने, असें जितियाँ ने जंगा कमसाने करने। अब फारूक साहब को जो जवाब देना वो ये है कि भाई एक बात तो बताएं कि आपको अचानक से एसटीज़ की याद कैसे आ गई? फारूक साहब 1164 नंबर का जीएडी का ऑर्डर है, जिसमें आपने ये सिफारिश की थी 1996। ऐसा ही एक आपने स्टेट ऑटोनॉमी को काउंसिल कुछ बना के रखी थी आपने, उसके अंदर आपने जो हेड करवाया था कांग्रेस वालों से, और जीएडी के 1164 नंबर ऑर्डर के अंदर आपने साफ कहा था कि गुज्जर बकर वालों को, एससीज एसटीज़ को कोई भी हक नहीं दिया जाएगा। ये आपकी सिफारिश थी उसके अंदर। ऊपर से फारूक साहब कैसे बात करते थे जनाब, हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों से बोलते हैं कि ये तो वो पैसे के लिए बिक जाएंगे। इतनी बड़ी शूरवीर लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठाकर रखा, और हमें पता है कि सभी के सभी लोगों ने, जो इनको प्यार है अपने वतन के साथ और जिनका ईमान इतना पक्का है कि ये आज तक नहीं डोले, उनके ऊपर जब फारूक साहब ने ये छींटा कशी की, जब ये कीचड़ उछाला, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मियाँ अल्ताफ़ जी का एक फ़र्ज़ बनता था कि अपनी उस कम्युनिटी के लिए खड़े होते, जिस कम्युनिटी ने आज उनको संसद में खड़ा किया है। लेकिन मियाँ अल्ताफ़ जी के मुखारविंद से एक लफ्ज़ भी अपने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए नहीं निकला। ये बहुत दुख की बात है। एक तरफ बीजेपी ये कहती है हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान मिलिटेंट्स का खात्मा करेंगे हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। ये दोहरी राजनीति क्यों चल रही है? देखें, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि भाई साहब कांग्रेस की सपोर्ट करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करो, 370 की सपोर्ट करो। आप खुद सोचिए कि इस कांग्रेस और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ तो ये लोगों का कितना भला चाहेंगे। कभी सपने में भी आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाहेगा? जब इस तरह की बातें करेंगे तो आप समझ सकते हो इनका क्या असली रूप क्या है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अमित शाह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी पत्थरबाज को नहीं छोड़ा गया, किसी मिलिटेंट को जो है वो छोड़ा नहीं गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेपरेटिस्ट को छोड़ा जा रहा है। अगर हम बात करें शबीर शाह की, उन्हें छोड़ा गया। अगर हम बात करें सजान बरकती की, उन्हें छोड़ा गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि अगर इन तमाम लीडरों को छोड़ा गया तो यासीन मलिक को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो महबूबा मुफ्ती साहबा को पता होना चाहिए कि देश पीडीपी के मैनिफेस्टो से नहीं चलता, देश कानून से चलता है, और देश का कानून जो सोचेगा वही चलेगा। मेरे कहने से, महबूबा मुफ्ती जी के कहने से नहीं चलेगा। दूसरी बात आती है कि देश के कानून की भी महबूबा मुफ्ती साहबा को कितना उसकी इज्जत करती है हमें पता है। 2008 अगर आपको याद होगा, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर चंद श्रद्धालुओं को बालटाल के अंदर सर छुपाने की एक जगह की बात की गई थी। महबूबा मुफ्ती साहब ने उस ऑर्डर को फाड़ कर फेंक दिया और जम्मू को कश्मीर के साथ, डोगरे को कश्मीरी के साथ लड़वा दिया। इनसे आप और तवक्को क्या रख सकते हो?
लेकिन सेपरेटिस्ट को एक बार एक साथ जो है एक साइड आपने जेल में बंद रखा है, लेकिन कुछ लीडरों को छोड़ा जा रहा है। शब्बीर शाह को छोड़ा गया, इंजन रशीद को इलेक्शन के ठीक पहले छोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो आप पर उठेंगे कि इंजन रशीद अगर इतने सालों से जेल में बंद थे, अचानक उन्हें इलेक्शन के दौरान क्यों छोड़ा? अरविंद केजरीवाल जी को 2-2 बार छोड़ा गया, तो उसके लिए क्या बोलोगे, हमारा स्टार प्रचारक है? अरे ये नहीं होता, देश कानून से चलता है। अगर कानून ठीक समझता है तो छोड़ दो, नहीं कानून ठीक समझता तो अंदर डाल दो। हम कानून के ऊपर कौन होते हैं बात करने? वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और हम उस महाराजा के वंशज हैं। हम उस महाराजा को मानते हैं जिसने कहा था जस्टिस इज़ माई रिलीजन, जो इंसाफ को अपना धर्म, अपना ईमान मानता था। इसीलिए हमसे अगर आप बात करेंगे तो हम हमेशा कानून की बात करेंगे। और अब्दुल्ला ये भी कह रहा है कि 5 साल हो गए दफ़ा 370 को ख़त्म हुए। इनने कहा था कि 370 जो है मिलिटेंसी की जड़ है, अभी भी मिलिटेंसी के वाक़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? देखो 370 बड़ी चीज़ों की जड़ें थी, केवल टेररिस्टों की नहीं, बड़े लोगों की जड़ें थी, और वो जड़ें उखाड़ के फेंक दी। तभी तो अभी आप देखें 5,000 वोटों से एमएलए बनते थे, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बना करते थे। अब जब लाखों वोट लेने की बार आए तो फिर उमर साहब भी हार गए, महबूबा मुफ्ती से। बड़ी चीज़ों की जड़ थी, एक ही चीज़ की जड़। जहाँ तक टेररिज्म की बात है तो मुझे लगता है कि 70% का जो डाउनफॉल आया वो 370 टूटने के बाद ही आया। दूसरी बात, फारूक साहब इतनी बात करने से पहले, फारूक साहब, उनकी पार्टी और राहुल गांधी जी जो विदेश में जिन्होंने परमिट लिया हिंदुस्तान को बदनाम करने का, ज़रा ये जवाब दे दें। वो 1.5 लाख कब्रें जो पाकिस्तान की वजह से और इन लीडर्स की वजह से आज बनी हैं, उन 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब क्या फारूक साहब देंगे या राहुल गांधी देंगे या फिर पाकिस्तान देगा? कौन देगा? और सबसे बड़ी बात आती है, पाकिस्तान जो खुद को एक इस्लामिक कंट्री कहता है, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की उन्होंने कत्ल करवाया है। तो ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए, फारूक साहब बेहतर बता सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने हर वो तौर तरीका अपनाया जिससे जो है वो खुद को यहाँ पर स्ट्रांग कर सकती थी। उन्होंने अपनी पार्टी बनवाई, उन्होंने आज़ाद को जो है कांग्रेस से अलग किया, अब इंजन रशीद को जो है अपने साथ खड़ा किया है ताकि वो कुछ सीटें जीत सके और बीजेपी हुकूमत बना सके। नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उमर साहब को इतनी फ्रस्ट्रेशन किस बात की, और टॉप उतारने के बाद भी अगर उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गांदरबल के लोग उन्हें वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, और जाके बड़गाम में उन्होंने अब आगा रऊला का हाथ थामा है, तो उमर साहब इसके लिए काम करना पड़ता है। 50-60 साल से अगर आपने कुछ किया होता तो आपको ना तो टॉप उतारने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको इस तरह की बातें करने की ज़रूरत पड़ती। काम करें, इसी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कम से कम मोदी जी से कुछ तो सीखो, हम ही ने तो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आप भूल गए? लोकसभा इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को हार हुई, क्या लगता है आपको? उसी का डर सता रहा उमर अब्दुल्ला को? बिल्कुल, तभी तो 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। उम्मीद अभी भी नहीं है जीतने की। कोई बात नहीं भाई, हिंदुस्तान की जमहूरियत है, आजमाए 2 छोड़ के 4 जगह से खड़े हो लिए। जवाब तो आपको कश्मीर के लोगों ने देना है। खैर, वो जवाब तो नहीं दे सकते जो 1.5 लाख लोग कब्रों में आज आपकी वजह से है, लेकिन उनके सगे संबंधी हैं जो आपको सबसे ज़रूर जवाब और हिसाब किताब लेंगे। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी जो है वाकई में इंजन रशीद के साथ कुछ बातचीत हुई है, इंजन रशीद के साथ, और उसके साथ जो है अलायंस करने की कुछ बातचीत होगी अगर इंजन रशीद ने जो है 8 से 9 सीटें जीती? अगर आपके उसके बाहर आने से इन चीज़ों को कोरिलेट करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ तो अलायंस की सरकार बना लेनी चाहिए थी। कौन सा आपने नया शगुफा छोड़ा हुआ इतना? हमारे लिए सर्वप्रथम देश आता है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप। इससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमारे देश के ऊपर कोई बात आती है, हम बनी हुई सरकार को भी छोड़ने में पीछे नहीं हटते। कुर्सी ऊपर नहीं है, देश सबसे ऊपर। आखिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जम्मू कश्मीर जिस तरह से आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप दूसरे फेज के जो है वो चुनाव भी हो रहे हैं, क्या अभी तक आपने अंदाज़ा लगाया कितनी सीटें जो है भाजपा जितने में कामयाब होगी? आप ये चीज़ का इत्मीनान रखें, भारतीय जनता पार्टी के बिना यहाँ सरकार बनाना असंभव है। मतलब आप कह रहे हो कि गठजोड़ में होगी, अपनी सरकार नहीं होगी? हमारे बिना सरकार बनाना असंभव है। आपके जो 50 पार का नारा था वो फेल है? हमारे बिना सरकार बनाना असंभव है। सरकार उनके साथ बनाई जाएगी जिनके लिए देश सर्वप्रथम होगा।